आधे से ज्यादा तो कल खत्म कर दिए। इस क्लास का खास टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंटर क्लास में भी यही चीज के बारे में जानिएगा, समझे। इंक के बोतल खत्म हो गया है, इंक लाना पड़ेगा। बहुत ही मारकर इंक पीती है कि नहीं? नहीं भी पीती है तो भी जबरदस्ती देते रहते हैं। खैर, बच्चे तो हो नहीं, जो अच्छा लगता है करो। नहीं समझा? पहला दूसरा के तो है नहीं कि ज्ञान दें कि कौन बढ़िया कौन खराब। हम ये सब काम नहीं करते हैं। एक बार में हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। दैट्स योर चॉइस, है कि नहीं? आपने ही डायलॉग सुना है ना कि जाए वाला का तो भगवान नहीं रोका तो आदमी कैसे रोकेगा? हैं? कोई बोलते हैं ना वहां पे। तो मैं भी यही बोलता हूँ। कल जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था, बारी बारी से उन सभी को, टोटल 6 लिखाया है तकरीबन, कि 5 गो, 6 गो, बारी बारी से सबको लिखा दूंगा क्योंकि कल के क्लास में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुका है, समझे। तो सबसे पहला होगा हाउ डू वी वॉक, राइट। नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। छोटा छोटा आंसर लिखा दें डायरेक्ट डायरेक्ट में, ताकि आप आसानी से समझ जाओ क्या बोलता है। ओके, व्हेन वी वॉक, नहीं तो लॉन्ग आंसर्स भी चले जाएंगे तो पढ़ते पढ़ते भुला ना जाइएगा, है कि नहीं? उतना बढ़िया से समझा चुके ऑलरेडी है। व्हेन वी वॉक ऑन द लैंड at one time at one time our feet touches the ground and pushes it due to, कितना इंक चला गया एकदम, ड्यू टू, एक ही बार लिखना है, ड्यू टू दिस पुश our foot exerts force on the ground now due to reaction force the ground also pushes our feet due to this reaction force of the ground we are able to walk
और रन इजीली। चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। एक बात का बस यहां पे ध्यान रखिए कि हमने एक टर्म लिखा है ड्यू टू रिएक्शन फोर्स द ग्राउंड ऑल्सो पुशेस आवर फीट। रिएक्शन फोर्स के कारण जो है वो ग्राउंड ने हमें क्या किया, पुश किया हमारे पैरों को, समझे। यहां पे रिएक्शन फोर्स के जगह पे आप यह भी कह सकते हैं कि न्यूटन्स के तीसरा नियम के कारण जो है वो ग्राउंड ने क्या किया, बदले में हमारे ऊपर फोर्स लगाया, समझे। तो हमने रिएक्शन जैसे ही बोल दिया तो वो ऑटोमेटिकली न्यूटन्स का तीसरा नियम इन्वॉल्व्ड हो गया, समझे। डायरेक्टली ना बल्कि इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली अगर लिखाना होता है तो हम सीधे सीधे न्यूटन्स थर्ड लॉ बोल देते है कि नहीं, लेकिन हमने रिएक्शन बोला। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स के तीसरा नियम का डिफिनीशन क्या लिखा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन जब भी होता है तो ठीक विपरीत दिशा में ही होती है, समझे। यहां पे न्यूटन्स के लिए मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है। वैसे तो रिएक्शंस केमिस्ट्री में भी होते रहते हैं, समझे। क्लास 10th के केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको, समझे। इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, है कि नहीं। ज्यादा नहीं है लेकिन 4 गो तो चैप्टर है, समझे। पहला चैप्टर का नाम है, बोलो, मेरे को बोलना पड़ेगा क्योंकि आप तो 9th के है कि नहीं। रिएक्शंस, समझे। रिएक्शंस चैप्टर का ही पूरा नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, पहला चैप्टर का नाम है, ठीक है। दूसरा चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट। तीसरा चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसका लेक्चर अभी अभी हमने अपने चैनल पे अपलोड किया था, मेन चैनल पे, समझे। तकरीबन 6-7 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ चौथे चैप्टर का। जहां भी हमने स्कूल्स में डेमो दिया ना, पता नहीं क्यों सबसे पहले ही चैप्टर देता है आई डोंट नो, उसको लगता है हार्ड है क्या, जबकि बहुत ही आसान चैप्टर है, समझे। खैर जाइएगा तब पढ़िएगा 10th में। तो ये खत्म हो गया ना, बताना तो है ये नहीं है, बता ही चुके हैं कल भी, ठीक है। चलिए दूसरा बोलिए, समझ गए भाई। द गन रिकॉइल, जब दिवाली के दिन था तो आपने क्या बोलते हैं उसको, एक गन आता है कि नहीं, जिसको में छोटा छोटा गोल गोल रहता है लाल कलर के डाल करके, फिर एक ब्लैक कलर के हल्का रहता खोखा, उसको ऐसे करते हैं तो साइन से आवाज करते हुए चाइन से जाता ऊपर ब्लास्ट करता, समझे। अगर आप ध्यान से ऐसे इसको ऐसे इस प्रकार से ट्रिगर दबा करके, मुझे पता है कि आप ध्यान से नहीं देखेंगे, बस ऐसे करके दबा दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से दबाते तो थोड़ा सा बंदूक जो जर्क करता है, समझे, कांपता है, मतलब पीछे रुके, समझे। क्योंकि ओरिजिनल गन नहीं ना है, डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट ही नहीं इतना काम करेगा, समझे। क्लियर है। तो आपने देखा होगा तो वो ऐसे होता है, समझे। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे क्या हो, काहे हुआ, ठीक है। बताए हुए तो है ये है, क्या बोलता है, ओके। तो नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। व्हेन a bullet is fired from a gun with a high velocity, due to reaction force और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, the required gun also pushes the required बुलेट, यहां पे लिखो, also pushes the gun with the same velocity,
ड्यू टू दिस we are able to see or we are able to see a jerk or we say the gun is recoiled. The gun is recoiled. चलो खत्म हो गया ये। क्या बोलता है? कल कहानियों की तरह सुना था ना छे वो, आज लिखा के भर देंगे, है कि नहीं? आराम से बैठ करके सुन रहा था। क्या बोलता है? आवाज बदला लेने का समय आ गया, लिखा लिखा के, है कि नहीं? ओके। मिटा देना, इसमें तो कुछ पूछना है ही नहीं होगा। कल काफी डिटेल में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। आज भी गन काहे रिकॉइल हुआ, तो जैसे ही हमने बंदूक के ट्रिगर को दबाया, ठीक है, और उसमें से बुलेट निकला हाई वेलोसिटी से, ठीक है, तो वहां पे एक रिएक्शन फोर्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी को जितना कस के ढकेलेगा बदले में वो चीज भी करेगा ना, समझे? तो यहाँ पे लिखाया हमने रिएक्शन फोर्स या फिर न्यूटन्स के तीसरा नियम, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, समझे? हमने डिटेल में बताते हुए और करके लिखा है। और का मतलब क्या हुआ? या तो ये ना तो वो, है कि नहीं? समझे? एंड नहीं लिख सकते लेकिन आप, समझे? क्लियर? तो इस बात का ध्यान देना आंसर लिखते वक्त कि आपका आंसर जो है, आंसर राइटिंग कैसे सुधर सकता है, कैसे बेहतरीन बन सकता है। क्लियर है? समझे? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण या फिर रिएक्शन फोर्स के कारण बुलेट जितना तेजी से आगे जा रहा है, बदले में गन को भी क्या किया? धक्का दे दिया, समझे? जैसे निकला वैसे ही धक्का, जैसे ही फायर होता है वैसे ही रिएक्शन तुरंत होता है। सब तुरंत होने वाला काम है, समझे? इज इट क्लियर? ओके, चलो खत्म हो गया। तो इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि गन जो है वो थोड़ा सा पीछे रुके, जर्क हुआ। यहाँ पे एक टर्म लिखा जर्क। जर्क का मतलब हुआ कंपन, समझे? रिकॉइल का मतलब थोड़ा सा पीछे हुए, पीछे रुके मतलब आना। क्लियर है? ओके। ज्यादा इधर से नहीं ना लिख रहा है, ज्यादा सट के नहीं ना आ रहा है। द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन्स। ये है हमारा टॉपिक का नाम। पता है पिछले क्लास में थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ कि सेम लिखल है, थोड़ा सा अंतर होगा, है ना? लेकिन आप आज यही लिखो, समझे? इसका उसका भी मतलब यही होता है। क्लियर है? क्या है वहां पे लिखल?
ओके, मतलब कि रॉकेट या फिर जेट एरोप्लेन जो है वो कैसे उड़ता है, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन्स। क्लियर? तो देखिए, व्हेन, यहां पे एक जगह पर द लिखो, व्हेन द फ्यूल ऑफ रॉकेट्स, और दोनों है भाई, तो दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे, है कि नहीं? बारी बारी से थोड़ी हम लोग लिखेंगे, नहीं तो वैसे में तो एक ही चीज को लिखते रह जाएंगे। व्हेन द फ्यूल ऑफ रॉकेट्स और जेट एरोप्लेन्स बर्न्स बाय combustion, then a large amount of gases are released with a very high speed or velocity due to the reaction force or Newton's third law of motion, the ground will exerts a large force or momentum on the rockets, and finally rockets or jet aeroplanes able to fly in the sky with a high velocity। चलो खत्म हो गया, ये क्लियर है? ओके। क्या हुआ, दर्द हो गया? कौची तुम लोग पढ़ाई करता है जी? 8 घंटा 9 घंटा लगातार लिखे वाला आदमी है हम, समझा ना? कैसा IPS बनेगा? इंजीनियर बनेगा? चलो ठीक है, वेरी गुड, है कि नहीं? मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि जब बाहर गए थे तो बीटेक किए हुए लोग वही गवर्नमेंट कॉलेज से IAS के प्रिपरेशन करते हैं, समझे? नीट क्रैक किए हुए लोग IAS का प्रिपरेशन करते हैं, ये अहमियत है, समझे? एनीवेज, लेट अस सी। तो फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन्स, जब रॉकेट्स को इस प्रकार से न रखा जाता, आपने देखा होगा रील्स में या फिर यूट्यूब पे कि दोनों तरफ से बड़ा सा क्या रहता है, एक टावर रहता है जो रॉकेट को ऐसे बांधे हुए रहता है, समझे? जब रॉकेट लॉन्च होती है तो उसका फ्यूल जो है नीचे की ओर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से नहीं, बहुत ही तेज वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी से, समझे, निकलती है, और नीचे की ओर बहुत गड्ढा रहता है, समझे? बहुत नहीं लेकिन गड्ढा तो रहता ही है कि नहीं? हमने तो देखा नहीं है कहीं भाई, समझे? गए नहीं है देखने, कैसे बोले, लेकिन कुछ फीट रहती है, समझे? इतना तो रहता ही होगा, इससे ज्यादा ही होता होगा, है कि नहीं? और वो जब निकलेगी तो ग्राउंड को ही नहीं हिट करेगी, राइट? तो बदले में ग्राउंड जो है वो क्या करेगा, रॉकेट को ऊपर की ओर पुश करेगा, है कि नहीं? क्यों? न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण। उसने क्या बताया,
आप हमको 1 लेपर्ड दीजिए, हम भी 1 लेपर्ड दे दिए, वो अलग बात है कि आपको पता नहीं चला, है कि नहीं, समझे, क्लियर। तो नीचे की ओर जो है वो फोर्स लगाया, तो ग्राउंड ने भी बदले में रिएक्शन फोर्स लगाया, ठीक है, रिएक्शन फोर्स के कारण या फिर न्यूटन के तीसरा नियम के कारण, जो क्या बताता है कि आप किसी भी चीज को जितना कस के पुश करते हैं वो चीज भी उतना ही बदले में आपको क्या करता है, फोर्स लगाता है, बल लगाता है। आपने वेलोसिटी दिया, हमने भी वेलोसिटी दे दिया, है कि नहीं, क्लियर है। तो और वही वेलोसिटी जो है वो रॉकेट को मिला, समझे, जो ग्राउंड ने रॉकेट के ऊपर लगाया या फिर जेट एरोप्लेन्स के ऊपर लगाया, क्लियर। और फिर वो हाई वेलोसिटी से निकल गया, लॉन्च हो गया, समझे। आपने ऐसे भी सुना होगा कि अभी जो है वो ये पार्ट जो है वो लॉन्च हुआ है, फायर हुआ है, तो इतना स्पीड से अचीव किया हुआ है, फिर कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ समय के बाद जो है वो दूसरा इसमें फ्यूल टैंक लगे हुए हैं जो बर्न करेंगे, है कि नहीं, तो वो जब फायर होगा तो फिर और स्पीड से जाएगा। फरारी कार, उसमें डबल साइलेंसर लगे हुए होते हैं, समझे, इंजन वगैरह सब हैवी क्वालिटी का रहता है, ठीक है। एक जो है वो नॉर्मल पे चलता है, एक उसमें कुछ मैकेनिज्म रहता है जो गाड़ी को बूस्ट करता है, समझे। तो एक और जैसे ही फायर करेगा, ठीक है, आग जैसे एकदम अंदर से लहकल निकलता है, समझे, तो फिर और वो स्पीड से जाएगा, क्लियर। तो खैर वो तो मोटर वाला मैकेनिज्म पर काम करती है, समझे, जितना फ्यूल वो कंज्यूम करता है उसका इंजन, मोटर जो है वो उतने ही रोटेट्स करते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसको में तो कोई मोटर नहीं है कि नहीं, जमीन पर चला रहे हैं आप, हवा में ना है, तो ये चीजें काम करती है, ठीक है। और फिर जब ऑर्बिट्स में चला जाता है, समझे, क्लियर है, तो ऑर्बिट्स में चला जाता है तो फिर अब फ्यूल काम नहीं करती है, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो घुमा घुमा के इस प्रकार से काम किया, ठीक है। इससे हमारा फ्यूल्स भी बचा, समझे, और कम खर्च में चंद्रयान 2 जो है वो सक्सेसफुली मून पे जो है वो लैंड कर दिया, ठीक है। अच्छा 3 है, ओके भाई मिस्टेक बोल दिया, तो चंद्रयान 3 जो है वो उतारा गया, लैंड हो गया, ठीक है, क्लियर है। ऐसा गारंटी तो नहीं है, लेकिन बताया गया है कि तकरीबन 1000 साल के बाद हम लोग चांद पे या फिर मंगल ग्रह पे आसानी से जा करके रह रहे होंगे, ठीक है ना। नहीं है ऑक्सीजन चांद पे, उसके बावजूद भी कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है, समझे। और जैसे आप यहां से पटना चल जाते हैं वैसे ही आप जा पाएंगे मंगल ग्रह पे और चांद पे, क्लियर। अब ये रॉकेट और जेट एरोप्लेन्स कैसे हुआ आपको पता चला, कैसे लॉन्च किए जाते हैं पता चले आपको, ओके। चलो ये खत्म हो गया, मिटा दें। द केस ऑफ ए हॉर्स है, द केस ऑफ बहुत आसान है, तुरंत खत्म हो जाएगा। व्हेन ए बोटमैन, BOAT, ए बोटमैन pushes the water backward
by a flat stick due to reaction force or Newton's third law of motion, यहां पे वाटर लिखाएगा, वाटर also pushes the flat stick and finally boat in the forward directions. In this way, boat is able to move in the forward directions in the water. चलो खत्म हो गया, ये क्लियर, समझे? इसी से रिलेटेड द केस ऑफ ए बोट एंड शिप से ही रिलेटेड एक और बातें करता हूं। जब भी कोई व्यक्ति क्या करता है कि बोट जो है वो बोटमैन यानी कि नाव चलाने वाला, नाई के ड्राइवर को बोटमैन बोलते हैं, नॉर्मल नाई के, बड़ा बड़ा शिप की बात नहीं कर रहा, वो तो पायलट हो जाएगा, है कि नहीं, समझे? वैसे तो हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला कहते हैं लेकिन उसको ही बोलते हैं, समझे? कैप्टन होता है जहाज का, राइट? तो क्या बोलते हैं कि जैसे ही वो बोटमैन अपने बोट को नदी के किनारे लाता है, ठीक है, और कोई व्यक्ति है जो नाव से उतरना चाहता है, ठीक है, तो वो आप देखते हैं उसको किनारे पर जाकर के जब पैर जैसे ही ग्राउंड पर रखता है आगे की ओर, तो नाव जो है वो पीछे की ओर, राइट? जैसे ही पांव रखा जमीन पर तो नाव जो है वो पीछे की ओर। कैसे हो पाया? क्योंकि आपने सबसे पहले बोट को पुश किया अपने पैरों से, राइट? तो बदले में उस नाव ने भी आपको क्या किया, आपके पैरों को पुश किया और फिर आप आगे की ओर चले गए, समझे? तो इसीलिए आपका भी काम हो गया, और नाव पानी में ही चलना चाहिए था तो नाव भी पानी में चला गया, क्लियर? तो इस तरीके से चीजें काम करती है। तो यहां पे भी न्यूटन्स का तीसरा नियम काम किया ना, क्लियर है? ओके, चलो ये खत्म हो गया। तो आपसे भी ये क्वेश्चन से भी अगर कोई पूछ दे तो आप उसको बोल पाओ, उत्तर दे पाओ, इसलिए हमने एक्सप्लेन किया है, क्लियर है? बता देगा ना कि काहे हम लोग उस पे अथी करते हैं तो नाव पीछे रुक घसक जाता है, बता दीजिएगा, क्लियर है? पहले आपने नाव को टेला, फिर आपको टेला नाव ने, तब आप ग्राउंड पर गए, समझे? तो नाव खुद पानी में डूब रहा है लेकिन आपको बचा रहा है, क्लियर है? हाँ, और कुछ क्वेश्चन है? मन में कंफ्यूजन है तो बोल डालो। हाँ करेगा। कैसे फोर्स लगाया है पहले ये बताओ। उछला तुमने, ठीक है, हाँ उसने भी आपको पैरों को टेल दिया 10 न्यूटन से। सोफा पे उछला तो ज्यादा ऊंचा उछला। यही नहीं, अभी और सुनिए, जब कृष्ण जन्माष्टमी था तो तुम आया था घूमने, 10 रुपए दे के पहले उछला उस पे हम लोगों को तो भगा दिया गया, लेकिन शायद आपको ना भगाता वो, है कि नहीं? तो उस पे आप ज्यादा जंप करते हैं, ये कहना चाहते हैं? क्योंकि उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, समझे? तो वो स्प्रिंग का प्रॉपर्टीज है वो, ठीक है, इलोंगेशन होना और कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंशन।
एक्सपैंड करता है वो और कंप्रेस करता है, ठीक है। आपने एक भैया उसके ऊपर फोर्स लगाया, जब आपने जंप किया, हवा में थे, तो आपका बॉडी का वेट अलगे फोर्स लगाएगा और ग्रेविटी उतना क्या स्पीड से खींचेगी जो अलगे फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि आप गिरते हुए ना आ रहे हैं, राइट, समझे? तो गिरते हुए आ रहे हैं तो वो फोर्स जो है वो ज्यादा लगा करके उसको सबसे पहले स्प्रिंग को लम्हारते हुए, इलोंगेट करते हुए, लंबा करते हुए नीचे की ओर गया, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग तो स्प्रिंग है, वो अपने साइज में ही आना चाहेगा। आपने ज्यादा फोर्स लगाया था इसलिए वो चला गया, लेकिन जैसे ही आप गए फिर रुक गए, ठीक है, तो आपका भार कोची है, जो आपका शरीर का वेट है वही ना फोर्स लगेगा, तो वो कम हो गया ना, तो स्प्रिंग जो है वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल आकार में वापस आ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी का वेट कम हो गया। तो वो ही तो तुरंत ही आना चाहेगा, वो भी तो तुरंत ही आना चाहेगा कि भैया आप कोई जोड़ लगाने वाला है या नहीं है, वो जे था जो सब खत्म हो गया, देख लिया कितना दम था इसके अंदर, समझे? तो वो भी आया तुरंत से ऐसे हुआ, तो फिर इसने भी आपको पुशअप कर दिया आगे की ओर, और जो आपने फोर्स लगाया बदले में वो लगावे किया और स्प्रिंग भी लगा दिया। सोफा भी वैसे ही काम करती है, वो भी कंप्रेसिबिलिटी होती है और एक्सपैंड करती है, समझे? अगर आप उसको दबाइएगा, कस के दबाइए और फिर नॉर्मल हाथ रखिए, धीरे धीरे वो ऊपर की ओर, तो यही काम करेगा। इसीलिए तो हमने स्प्रिंग वाला एग्जांपल लिया और फिर सोफे पे पलट दिया। बोलो जल्दी, क्या कहता है, आगे बढ़े? नहीं, और कुछ पूछिए ना। है? ख्याल नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं, राह देखेंगे चाहे जमाना लग जाए। ये डायलॉग तुम नहीं बोला? अगला बार लिख देगा चैट में। समझा? क्या पता पास आने के बाद कहीं दूर न चले जाओ, क्योंकि ज्यादा फिर भाव न हो जाएगा, है कि नहीं? तो अपना हिसाब से डील करना भाई। फिर हमको मत कहना कि सर आप बोल लेते नहीं, मतलब आप देख लो कि अगले का हाव भाव क्या है कि नहीं? हाँ तो हाँ, ना तो एक लड़का था, समझे, जब हम लोग अथी करते थे था, समझे, तो प्ले का पीरियड रहता था तो सब ग्राउंड में जाना चाहेगा, है कि नहीं? नहीं जाना चाहेगा, तब पूछने के लिए गया तो भगा दिया डांट के, जो जाके पढ़ा सर नहीं आया, है कि नहीं? एक लड़का बोला कि जानते हो, पूछने वाला ही बुढ़वा का आदमी गया, कि जा करके बोलता है कि सर प्ले में नहीं जाए सर, तो नहीं जाओ, प्ले में जाए सर तो जाओ। तो पहला ही जाके बोलता कि प्ले में नहीं जाए सर, मतलब खेलने नहीं जाए सर, तो नहीं जाओ, है कि नहीं? पॉजिटिव बोले था ना, अगला आदमी के पॉजिटिव रिएक्शन होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको कुछ बता रहे थे हम। नेक्स्ट, द केस ऑफ ए हॉर्स। द केस ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट। ये है या नहीं है जी? अच्छा, कोई बात नहीं, चलता है। कभी कभी देखते हैं सीढ़ी पहलौका छोड़ के दुसारके पे पैर रखाता है, जिसका मतलब ये थोड़े है कि पहलौका सीढ़ी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, काम का नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा काम का। उसको हटा दीजिए, सब नीचे नहीं आ जाएगा। लेकिन वो अलग बात है कि पिलर का जमाना है भाई, तोड़ने पर रह जाएगा नहीं। एनीवेज, when a horse pull a cart, it applies, लिख लिया का, then a horse apply force. Now, due to
न्यूटन्स थर्ड लॉ, द कार्ट also exerts the same force on the horse. HORSE ना. Here both forces are equal, दोनों इक्वल ना, इक्वल, and seems to be cancel out, but this reaction force and the cart is not moving because the frictional force acting on the wheel of cart is more, and cart is in the rest. But now whenever the horse applied some extra forces, that is, they are able to overcome this frictional force, then at this time the cart will be able to move. चलो खत्म हो गया ये. ठीक है, ओके. इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा. पता है कि पिछले क्लास में बताया है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज. जब हॉर्स एक कार्ट को खींचने का प्रयास करता है आगे ले जाने के लिए, समझे, तब इस समय क्या होता है कि जो कार्ट है वो रिएक्शन फोर्स और न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण वो भी बराबर फोर्स लगाता है उस हॉर्स के ऊपर. तो देखने में तो लगता है कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इक्वल हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके खत्म, और दोनों एक ही जगह पे, समझे. लेकिन यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस जो हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पे जो कार्ट है और उसका जो व्हील है, उस व्हील में ना फ्रिक्शनल फोर्सेस काम कर रहा है. क्यों? क्योंकि वही व्हील ना ग्राउंड से सटा हुआ है, राइट. तो जब तक जो हॉर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स व्हील के द्वारा लगाया गया जो कार्ट का पार्ट है उससे ज्यादा नहीं लगा देता, तब तक कार्ट जो है वो आगे नहीं मूव करेगा, समझे. लेकिन जैसे ही हॉर्स ने इस फ्रिक्शनल फोर्स जो व्हील के द्वारा लगाया जा रहा है वो ज्यादा हो गया, तो कार्ट जो है वो मूव करने लगेगा, आगे चलते चला जाएगा, समझे. इस चीज को हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से सीख सकते हैं. एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एक्टिविटी है मामूली सा, समझे. आप 2 रबर लीजिए, लेकिन इस बार रबर जो है वो एक थोड़ा सा
मोटा वाला होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और एक रबर जो है वो पतला सा होना चाहिए, समझे। जो नॉर्मल बस ऐसे ही होता है छोटा सा ब्लैक, वो नहीं, मजबूत वाला नहीं, जो गर्ल्स स्टूडेंट जो है वो लगाती है, वो तो मजबूत होता है, नहीं वो नहीं बोल रहा हूं। जैसे मिठाई के बॉक्स पे ही रहता है, लेकिन एक छोटा पतला एक हैवी मोटा रहता है ना, दोनों को जो है बांध दीजिए और फिर घींचिए, तो दोनों उतना ही घिंचाएगा, है कि नहीं। लेकिन फिर भी आप घिंचते रहिए, क्या होगा, और दोनों उतना ही घिंचेगा, लेकिन आप फिर भी घिंचते रहिए। एक समय के बाद छोटा पतला रबर जो है वो टूट जाएगा, लेकिन मोटा रबर जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्यों क्यों नहीं, क्योंकि ये फोर्स जो है वो रेसिस्ट कर पाया और ये जो है वो रेसिस्ट नहीं कर पाया, समझे। यानी कि हो सकता है कि जितना फोर्स में इसका कहानी खत्म है, उतना फोर्स में ये कहे कि इतनी जल्दी क्या है, हमने तो अभी स्टार्ट किया है कि नहीं, समझे। तो हो सकता है कि वो फोर्स इसके लिए पर्याप्त हो कार्ट को मूव करने के लिए, लेकिन वही फोर्स घोड़े के लिए पर्याप्त नहीं है कि कार्ट खींच के लेकर चल जाए घोड़ा को पीछे, है कि नहीं तो दिक्कत ना है तब। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है। आई होप कि आपको पता चलेगा बहुत अच्छे से, समझे, क्लियर। एक और बच रहा है कि दो और, ठीक है फिर मिटा दें कि और कुछ कहना चाहता है। अब शाम बहुत जल्दी हो जाता है ना, मेरे ख्याल से टाइम होने ही वाला होगा, नहीं है, पार हो गया कितना। आपका फोन में ही ना, इसमें नहीं ना। तुरंत ही खत्म हो जाएगा, छोटा सा है, हॉस पाइप वाला ना, 2 लाइन का है, ये है, समझे। उसमें इतना नहीं लिखना। The case of a hose pipe. When a fireman holds the hose pipe at this time, it catches it tightly or strongly because the jet of water coming out from the pipe have large momentum due to reaction force or Newton's third law, the jet of water will exert a large force on the hose pipe. Due to this, it can
pushes the fireman in the backward direction. चलो खत्म हो गया ये। So that's why a fireman holds the hose pipe tightly का स्पेलिंग है टाइटली और स्ट्रांगली। चलो ये खत्म हो गया, समझे? तो यही कारण है, खास जरूरी यहां पे बच्चा का रखना, माथा खराब करके रख ले। तो यही कारण है कि फायरमैन जो है वो उस होस पाइप को बहुत ही कस के पकड़ ले रहता है, ऐसे करके एकदम देगा। रील्स में भी देखा होगा, तो बहुत सारा आग लहक रहा है तो पानी जो है वो ऐसे ऐसे कर करके लेके जा रहा होगा, है कि नहीं? तो वो यही कारण है, क्योंकि एकदम तेजी से जाता है। अगर देखिएगा ना तो ऐसे करेगा ना तो बहुत दूर तक जाएगा। रेलवे लाइन दिख रहा है ना, उतना दूर दूर तक जाता है। यहाँ से साइकिल के पास से कीजिएगा तो यहाँ से भी कीजिएगा तो लगभग चल ही जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा ही तो दूरी है, एक बास दूर होगा और कुछ ही नहीं। ठीक है, क्लियर है फिर? ओके। और 1 घंटा तो 1 लेक्चर, फिर 1 लेक्चर क्वेश्चन का, 2 लेक्चर, फिर 3 लेक्चर एनसीईआरटी, या फिर 4 लेक्चर, 4 2 6, तकरीबन 6 लगेगा। इस हफ्ते खत्म है कहानी। फिर मंडे से जिसका इंतजार है वहीं आएगा। ठीक है, फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।